अलेक्सा, सीरी जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट हैं। वॉइस असिस्टेंट का मतलब है आप इनको जो कमांड वॉइस के रूप में दोगे ये उसी को आपको क्या करेंगे, आपके सवालों का जवाब देकर आपको लौटा देंगे। अब मैंने कल आपको बताया था बिक्स वाई जो है उसको लॉन्च, अच्छा बताओ अमेजन को कब लॉन्च किया गया है? अमेजन को लॉन्च किया है कि अमेजन ने एलेक्सा डिवाइस लॉन्च की थी? अमेजन अमेजन ने एलेक्सा एलेक्सा कब की थी लॉन्च? ये चीज पता हो। 2014 2014 याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरी कब लॉन्च हुआ था? अरे बाप रे, कैसा कर रहे हो मेरे भाई, यही क्वेश्चन तो आने हैं कि सीरी की, अच्छा सीरी को किसने बनाया था बताओ, किस कंपनी ने बनाया था? एप्पल ने कि सैमसंग ने? एप्पल। तो बताओ बिक्स वाई को किसने बनाया था? सैमसंग। सैमसंग। अरे भाई एक बात अच्छे से सुन लो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कल का दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था तो तुमको पूरी जान छूटनी थी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पे। अब आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, आज अपन रोबोटिक्स शुरू करेंगे। अब अगर इस तरह से अपन पुराना पुराना, लेकिन याद रखना शुरू के 5 मिनट अपन पुराना अगर इस तरह से बात करेंगे ना तो भी बहुत आराम से 10-15 दिन में खत्म, 15 दिन के अंदर मैं तुम्हें इसको डिटेल करा के क्वेश्चन भी लगवा दूंगा, लेकिन तुमको याद होना चाहिए सब चीजें भाई। अब जल्दी से बताओ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन किसने अलाउ किए हैं या कौन बना रहा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को? बताया था नियॉन कंपनी, बताया था ये सारी चीजें। तो प्लीज जरा इनको अच्छे तरीके से एक बार कवर करो मेरे भाई। अब और सबसे इंपॉर्टेंट डे की हैबिट डालो कि आज जो दिया है उसको अपन को अच्छे से कवर करना है। अच्छा चलो, अब जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से बिल्कुल स्ट्रिक्टली थोड़ा सा प्रोसेस करना शुरू करो। आज अपन पढ़ेंगे रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात आप याद रखना, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों जो हैं वो सबसे मतलब पहली बार जोड़े गए हैं एमपीपीएससी में, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलेगा। तो इसलिए प्लीज खूब अच्छे तरीके से इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लेना, क्योंकि कल का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, कल का अपना चैप्टर रहेगा सोशल मीडिया। तो उसके क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जो तुम्हें घुमा देंगे और करंट से थोड़ा सा अपडेट है वो क्वेश्चन। जैसे जो व्हाट्सएप आप चलाते हो उसको वर्तमान में किसने हायर कर रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फेसबुक ने हायर कर रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन कल देखेंगे, आज अपन थोड़ा जल्दी से रोबोटिक्स को कवर कर लेते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये जागृति बहुत देर से जोड़ नहीं पा रहे हैं, चलो ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं रोबोटिक्स। प्लीज जो लोग प्रिपरेशन, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं और अभी केवल क्वेश्चन लगाने के उस पर बैठे हैं, सो प्लीज खूब आराम से खूब इत्मीनान से पढ़ना है। रोबोटिक्स ठीक है। एक जन को यहाँ या ना बता दो, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से ही बुलवाऊंगा चीज़ें, तो आप लोग को बड़े आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन प्लीज़ बहुत सिंसियर होकर जवाब देना, और ये चीज़ें अगर बन गई तो समझो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन रोबोटिक्स से। तो आपको भी पता है विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत रोबोट को बनाने के बाद उसका उपयोग किस फील्ड में करेंगे, इसका उपयोग करने के लिए जो ब्रांच तैयार की गई है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम रोबोटिक्स कहते हैं। मतलब सीधा सीधा सा है, विज्ञान की जिस शाखा में रोबोट निर्माण का काम किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ये कोई पेन चला रहा है, प्लीज मेरे भाई पेन मत चलाओ, है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि विज्ञान की जिस शाखा में रोबोट को बनाया जाता है रोबोटिक्स कहते हैं। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ध्यान से सुनना। मैंने कल आपको बताया था रोबोट दरअसल में एक प्रकार की मशीन है, और मशीनें अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें तो इसके लिए उन मशीनों के अंदर माइक्रो प्रोसेसर डाले जाते हैं जिनमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर या आईसी चिप लगे होते हैं।
तो माइक्रो प्रोसेसर ट्रांजिस्टर या बहुत सारे आईसी चिप की मदद से ही मिलकर बनते हैं। तो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए माइक्रो प्रोसेसर और ट्रांजिस्टर जिनका उपयोग हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं या रोबोट के अंदर करते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं? तो याद रखिएगा, अर्धचालकों से मिलकर बनते हैं। और सिलिकॉन कौन कौन से? जर्मेनियम। एग्जैक्टली। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये वास्तव में क्या है? अर्धचालक है। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अर्धचालक वर्ड आजकल ना देकर वो सेमीकंडक्टर वर्ड देगा, तो थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलते हैं आगे। विज्ञान की जिस शाखा में रोबोट बनाए जाते हैं उसे रोबोटिक्स कहते हैं। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको अभी छोड़ो, इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आता बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग पढ़ चुके हैं बहुत गौर से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं पूरा दम झोंक देना, याद रखना मैं बहुत आराम से बताता चल रहा हूँ, जिसमें सारी चीजें आपको कंप्लीट हो जाए और यही की यही चीजें क्लियर हो जाए, आप दूसरे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये रोबोट शब्द जो है, ये वास्तविकता में इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये शब्द जो है इसका मतलब होता है बंधुआ मजदूर। और बंधुआ मजदूर ना बोलकर उसको गुलाम भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा गुलाम जो केवल हमारी इच्छा पर हमारे दिशा निर्देशों को फॉलो करे और किसी दूसरे नहीं। याद रहेगा ये चीज? अब आता और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ये रोबोट है, ये वास्तव में रोबोट इंग्लिश वर्ड है, असल वर्ड है रोबोटा। रोबोटा वर्ड पूर्वी यूरोप की स्लैब भाषा से निकला हुआ एक शब्द है। अब ये तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो रोबोट शब्द हम बोलते हैं वो वास्तव में रोबोटा है, और रोबोटा वर्ड किस भाषा का शब्द है मेरे भाई? तो ये जो वर्ड लिखा है ना, स्लैब भाषा, ये स्लैब, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए कि रोबोट शब्द या रोबोटा शब्द की उत्पत्ति स्लैब भाषा से हुई है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि कहाँ बोली जाती है, तो आप बोलेंगे पूर्वी यूरोप में बोली जाती है। तो ये याद रखना है आपको, कौन सा वर्ड याद रखना है? स्लैब भाषा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब रोबोटा शब्द कहां से आया है? स्लैब भाषा से। अब मैं रोबोटा नहीं, रोबोट इंग्लिश शब्द की बात कर रहा हूं कि ये रोबोट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया। तो जब भी रोबोट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी अपन पढ़ते हैं रोबोट शब्द के बारे में, तो हमको एक नाटक को याद रखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं RUR। इसका फुल फॉर्म है रोसोम्स यूनिवर्सल रोबोट्स। ये नाटक दरअसल में चेकोस्लोवाकिया में खेला गया था। तो चेकोस्लोवाकिया में इस नाटक को जिसने लिखा था वो दो भाई हैं, लेकिन पहला भाई है जिसका नाम है कारेल कैपेक, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये बड़ा भाई है कारेल कैपेक, और ये छोटा भाई है जोसेफ कैपेक। इन दोनों ने मिलकर दरअसल एक नाटक लिखा। उस नाटक की पृष्ठभूमि ये है कि एक आदमी किसी मुश्किल हालात में फंस जाता है तो उसकी मदद। आपके साथ साथ कोई और भी रिपीट कर रहा है तो डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, ठीक है, नहीं करना मेरे भाई, केवल मैं ही जब बोलूं तब आवाज मैं आंसर। जी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये दो भाई जो हैं, इन्होंने एक ऐसा नाटक लिखा। इस नाटक की खासियत क्या थी कि एक व्यक्ति परेशानी में फंस जाता है तो एक ऐसी मशीन आती है लोहे के टुकड़े से बनी जो उसकी मदद करती है। मतलब दरअसल में जो ये पात्र था यही था रोबोट। तो दरअसल में आपसे पूछा जाएगा कि रोबोट शब्द सबसे पहले किस नाटक में यूज हुआ, तो RUR में यूज हुआ था। सबसे पहले रोबोट शब्द को किसने दिया था? तो याद रखिएगा, ये बड़े भाई का नाम है कारेल कैपेक, इसने दिया था। दरअसल में ये नाटक कहाँ खेला गया था? चेकोस्लोवाकिया में, जो कि प्राग गणराज्य में है। आप जानते होंगे प्राग गणराज्य चेकोस्लोवाकिया में ये नाटक जो है ये पर्दे पर हुआ था, और इसकी भूमिका जिसने बनाई थी वो जोसेफ कैपेक है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि रोबोट शब्द किसने दिया, और चार ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन कारेल कैपेक है तो आप उसको टिक कर देना, वो एकदम सही। लेकिन असलियत में यदि धोखे से उसमें जोसेफ कैपिक भी यदि हो तो फिर आप कारेल कैपिक को टिक नहीं करेंगे, आप जोसेफ कैपिक को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि असल मायने में रोबोट जो है या ये नाटक बनाने का जो असल विचार था वो छोटे भाई का था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक रूप से रोबोट शब्द सबसे पहले किसने दिया, तब आपको कारेल कैपेक नहीं टिक करना है, आपको टिक करना जोसेफ कैपेक, जो छोटा भाई था। उसने दरअसल में एक क्रिएटिव आइडिया दिया था अपने बड़े भाई को, मतलब कारेल कैपेक को।
तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि रोबोट शब्द सबसे पहले किसने दिया, कारेल कैपिक, लेकिन ऑप्शन में क्या नहीं होना चाहिए, जोसेफ कैपिक। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि वास्तविक रूप से रोबोट शब्द सबसे पहले किसने दिया, तब आपको बिल्कुल श्योर टाइप कर देना है जोसेफ कैपिक। याद रखिएगा ये दोनों भाई हैं, क्लियर है, किसने ये शब्द दिया मैं आपको बता चुका। वास्तविक रूप से यदि आता है तो फिर क्या टाइप करेंगे, जोसेफ कैपिक। और अगर साधारण आता है कि रोबोट शब्द किसने दिया और 4 ऑप्शन में केवल कारेल कैपिक है, तो आप उसी को टाइप करेंगे। लेकिन यदि वास्तविक वर्ड आ गया तो फिर आप याद रखेंगे कारेल कैपिक आंसर नहीं होगा। तो अपन ने 3 क्वेश्चन पढ़े। रोबोटा पूर्वी यूरोप की स्लैव भाषा का शब्द है। रोबोट शब्द सबसे पहली बार जोसेफ कैपिक ने दिया था। वास्तविक रूप से शब्द का उपयोग उसके छोटे भाई ने किया था। और इन दोनों ने एक नाटक लिखा था RUR, जो चेकोस्लोवाकिया में खेला गया था या पर्दे पर इसका मंचन हुआ था। क्लियर है ये चीज? अच्छा, एक बार फिर से जरा नाटक का नाम देख लो कि वो कौन सा नाटक है जिसमें सबसे पहली बार रोबोट शब्द यूज हुआ था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। RUR का फुल फॉर्म सबको आता है? एक बार फिर से देख लीजिए RUR का फुल फॉर्म, रोस्यूम्स यूनिवर्सल रोबोटिक्स। क्लियर हो गया इतना? आगे चले अपन, चल आगे चलते हैं, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि रोबोटा किस भाषा का शब्द है, तो आप बता देंगे कि स्लैव भाषा का शब्द है। रोबोट शब्द सबसे पहली बार किसने दिया, तो कारेल कैपिक, जोसेफ कैपिक आपको याद हो गया। लेकिन वास्तविक रूप में जैसे आप समझे, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, कोई बताएगा आंसर? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यदि मैं पूछूं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो फिर इल्तुतमिश। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी है। रोबोट शब्द किसने दिया, बड़े भाई ने, कारेल कैपिक ने। लेकिन वास्तविक रूप से किसने दिया था, छोटा भाई। बस ये याद रखना है आप, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं रोबोटिक्स। ये रोबोटिक्स शब्द मतलब, रोबोटिक्स का मतलब होता है कि विज्ञान की जिस शाखा में हम न केवल रोबोट बनाते हैं बल्कि उसके उपयोग को भी आगे बढ़ाते हैं। तो रोबोटिक्स शब्द जो है ये सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने दिया था, वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चित्र में एक दाढ़ी वाला व्यक्ति देख रहे हैं आप, ये है आइजैक असीमोव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोबोटिक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है आइजैक असीमोव। अब ध्यान से सुनना, अब फंसाने वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। इसने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लायर। ये लायर उन्होंने एक नॉवेल लिखा था। इस नॉवेल में भी उन्होंने रोबोटिक्स वर्ड को यूज किया था। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, ये उस किताब का फ्रंट पेज है, इसका नाम है रन अराउंड। तो रन अराउंड दरअसल में एक बुक लिखी थी, याद रखिएगा रन अराउंड बुक है। इसमें भी रोबोटिक शब्द लिखा था। और जो नोवेल लिखा था उसका नाम है लायर, उसमें भी रोबोटिक्स टर्म था। तो आपसे ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। सिंपल पूछ सकते हैं लायर उपन्यास किसने लिखा, आपसे पूछा जा सकता है पुस्तक रन अराउंड किसने लिखी, ये चीज याद रखेगा। अच्छा, सन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना है पेपर कि आपसे सन पूछा जाए, बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। याद रखेगा आइजैक असीमोव ने एक उपन्यास लिखा, एक बुक लिखा। उपन्यास का नाम क्या है, लायर, और बुक का नाम क्या है, नाम है रन अराउंड। याद रहेगा ये चीज। और इन्हीं दोनों चीजों में सबसे पहले इसने रोबोटिक शब्द दिया था। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आपको न केवल याद रखना है बल्कि हमेशा जहन में रखना है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले अभी कि रन अराउंड एक किताब है जिसको लिखा किसने लिखा, आइजैक असीमोव ने। और ये आइजैक असीमोव वही व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, आइजैक असीमोव वही व्यक्ति है जो रोबोटिक्स के नियम भी देगा आगे चल के। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, बताइए रोबोटिक्स के कितने नियम हैं? 3। तो ये तीनों के तीनों नियम वास्तव में इसी व्यक्ति ने दिए हैं जिसका नाम है आइजैक असीमोव। तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब कठिन क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल कि रोबोटिक्स से संबंधित 3 नियम किसने दिए। अच्छा, एक बात जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, यदि कोई भी रोबोट आप बनाते हो
यदि वो उन 3 नियमों का पालन करेगा, जिन 3 नियमों को आइजैक असिमोव ने दिया था, तभी आपका रोबोट पास हो पाएगा और फिर उसको मार्केट में उतरने की इजाजत होगी। यदि रोबोटिक्स के 3 नियमों से एक भी आपका रोबोट उसका पालन नहीं करता तो आपका रोबोट मार्केट में नहीं जा पाएगा। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोबोटिक्स के 3 नियम किसने दिए थे, तो याद रखिएगा जिसने रोबोटिक्स टर्म दिया था। एक बार फिर से जरा बताइए जल्दी से, रोबोटिक्स शब्द किसने दिया था मेरे भाई? रोबोटिक्स असीमोव। आइजैक असीमोव, याद रखना, ठीक है। ये आप जैसा जितना जल्दी बोलते चलेंगे, कई लोग मन में बोलते चलेंगे तो ये तैयार होते चलेंगे, इनके लिए आपको एक्स्ट्रा फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अब आ रहा है सबसे खतरनाक चीज, मतलब नए नए क्वेश्चन आएंगे। हुआ क्या, एक पार्टी हुई, उस पार्टी में 2 लोग, अभी अपन बात करेंगे वो कौन से 2 लोग हैं। तो उस पार्टी में 2 लोग जो थे वो इस पुस्तक पे बात कर रहे थे जिसका नाम है रन अराउंड। तो रन अराउंड पुस्तक में वो बात कर रहे थे कि यार क्यों ना इंसान का काम आसान करने के लिए अपन कुछ ऐसे धातु के टुकड़े बनाए, प्लास्टिक के टुकड़े बनाए जो इंसान के दिशा निर्देशों के अनुसार चले। बस यहीं से रोबोट को बनाने की दिशा में कदम चल पड़ा। अब ध्यान से समझिएगा, जो 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, ये है वो 2 लोग, जिसमें से पहले वाले बंदे का नाम है जॉर्ज सी डेबोल, ये जॉर्ज सी डेबोल, और दूसरे बंदे का नाम है इंजेल बर्गर। अब ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब आता सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों ने क्या किया, इस दुनिया का पहला रोबोट बनाया। तो जो आप ये देख रहे हैं, जनरली जब भी हम रोबोट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज आती है, ये इस तरह का भीम का ऐसा प्राणी आता है इंसानों के जैसा। लेकिन असल मायने में जो पहला रोबोट, हाँ चिट्टी, लेकिन जो असल मायने में पहला रोबोट बना था वो ये रोबोट है, और इस रोबोट का नाम है यूनीमैक्स। ये आपका एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और ये यूनीमैक्स जो इस दुनिया का पहला रोबोट है, ये एक वस्तु जो भारी थी उसको एक जगह से दूसरी जगह तक उठाकर रखता था, लेकिन घरों में नहीं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती थी, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती थी, वहां ये काम करता था। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भारी वस्तुओं को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक रखता था। तो इसलिए ये रोबोट कहलाएगा व्यावसायिक रोबोट। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस दुनिया का जो पहला रोबोट है जिसका नाम आप जानते हैं यूनीमैक्स, ये है यूनीमैक्स रोबोट जो बड़े पर्दे पर आपको दिख रहा है, उसी को संक्षिप्त रूप में मैंने ये बनाया। ये किस फील्ड में काम करता था, तो याद रखेगा व्यावसायिक रोबोट था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां इसका उपयोग करती थी भारी भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक उठाने के लिए। तो यही है इस दुनिया का पहला रोबोट। अब आता है, इस दुनिया का पहला रोबोट यदि है यूनीमैक्स, तो निश्चित रूप में एक कंपनी ने बनाया होगा। तो बिल्कुल मेरे भाई, ये 2 नाम जो आपने सुने हैं, जॉर्ज डेबोल और इंजेल बर्गर, इन दोनों ने एक कंपनी बनाई थी और इस कंपनी का नाम है यूनीमैसन। तो ये यूनीमैसन जो है, दरअसल में जो ये यूनीमैसन है, ये कंपनी है, ये रोबोट निर्माण की पहली कंपनी है। और यूनीमैक्स इस दुनिया का पहला रोबोट है। ये है वो रोबोट जिसको आप देख रहे हैं, ये चीज याद रहेगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस दुनिया का पहला रोबोट कैसा रोबोट था, तो लेबर रोबोट था, श्रमिक रोबोट था, जो एक चीज को उठाकर दूसरी जगह रखता था। अब आता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आप फंसोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि असल मायने में इस रोबोट को किसने बनाया, असल मायने में जिसने ये जैसे रात दिन मेहनत करी और इसको पूरे उपकरण जुटाए और चीजें बनाई, तो याद रखेगा उस व्यक्ति का नाम है इंजेल बर्गर। लेकिन जिसने पैसा या वित्त मुहैया कराया उसका नाम है जॉर्ज सी डोवेल। जैसे आपके घर में कोई भी काम यदि दिया जाएगा तो आपके पिताजी उस काम को करते होंगे, दादा केवल एडवाइस करते हैं। तो यहाँ पर एडवाइजरी का काम किया डेबोल ने, आइडिया दिया कि यार अपन बनाते हैं कंपनी और पैसा मैं लगाता हूँ, लेकिन असल मायने में उस काम को किया इंजेल बर्गर ने। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने। अगर आपसे मैं पूछूं आधुनिक रोबोट का जनक, मतलब जिसने असल में यूनीमेशन कंपनी बनाई, असल में यूनीमैक्स रोबोट बनाया, रात दिन की मेहनत करी, उसका नाम है इंजेल बर्गर। लेकिन पूरा आइडिया किसका था, तो फिर आपको आंसर टाइप करना पड़ेगा जॉर्ज सी डेबोल। तो आपसे यहाँ क्वेश्चनों की भरमार बन गई। पहला क्वेश्चन, आधुनिक रोबोट का पितामह, तो आंसर हो गया डेबोल साहब।
यदि मैं पूछूं कि आधुनिक रोबोट का जनक कौन है, जनक मतलब जिसने हकीकत में बनाया, तो भैया जी इंजेल बर्गर, याद रखना। अगर मैं पूछूं पहला रोबोट कौन सा है, यूनिमैक्स है, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं। किस कंपनी ने बनाया, तो भैया वही तो रोबोट निर्माण की पहली कंपनी है, मतलब कौन, यूनिमैक्स। इतना एकदम क्लियर है चीज। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत आराम से इत्मीनान से आप केवल इसी चीज को कवर करते चलें तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जैसे ये यहाँ 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, मैंने कल आपको पढ़ाया था, एक भी बंदे ने मेरे को नहीं बोला कि सर वो चीज गलत थी, लेकिन अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि बढ़ाना है और यदि बहुत सारे रोबोट को बनाना है, तो हिंदुस्तान में वो कौन सी ऐसी संस्था है जो इस चीज के लिए रात दिन काम कर रही है, तो याद रखिएगा उस संस्था का नाम है कायरो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स को बढ़ाने वाली संस्था, तो कई बार ऑप्शन में आपको ये देगा CAIRO, इससे आप रूबरू हो जाओ जरा, या दे देगा DRDO, या दे देगा इसरो, तो कायरो है वो संस्था। अब बनी कब थी, तो भैया जी 1986 में बनी थी। और इसी संस्था को वर्तमान में सबसे ज्यादा छोटे मोटे एग्जाम ये क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं, भारत की रोबोटिक प्रयोगशाला कौन सी है। लेकिन याद रखना, ये रोबोटिक प्रयोगशाला जो है ये DRDO के अधीन काम करती है, मतलब कायरो DRDO के अधीन काम करता है। और वास्तविक मतलब अधीन का करता है, काम करता है का मतलब है कि जो भी कायरो क्या बनाएगा, रोबोट बनाएगा, उनको सिर्फ DRDO को भेजेगा और DRDO को जहां लगता है फिर ये उसको सप्लाई करेगा, इस तरह से। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कायरो के संगठन के दिशा निर्देशन में काम करता है, तो DRDO के दिशा निर्देशन में ये काम करता है। क्लियर है ये चीज। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए और रोबोटिक्स को बनाने के लिए या रोबोटिक्स को बढ़ाने के लिए जो केंद्र है उसका हेड ऑफिस कहाँ बना है, मतलब कायरो का हेड ऑफिस कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका हेड ऑफिस है बेंगलुरु। कल हैदराबाद एक भी बंदा नहीं बोला था, जबकि इसका हेड ऑफिस असल मायने में कहाँ पर है, बेंगलुरु। ये याद रखिएगा, हैदराबाद में सब हेड ऑफिस है, लेकिन आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो बेंगलुरु ऑप्शन में यदि देता है तो आपको वही टिक करना पड़ेगा। ये भूल मेरे से भी हुई थी, तो इसलिए ये याद रखेंगे आप कि कायरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है, बेंगलुरु। बस इतना चीज। तो स्थापना कब हुई, 1986। कोई मेरे को बता सकता है 1986 में और कौन सी घटना हुई थी जिससे ये याद रहे, मैं बता देता हूँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। अधिनियम, बहुत बढ़िया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसके समय में लाया गया था, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय पे, राजीव गांधी। नो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की डेथ तो 84 में हो गई। यस सर 84। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब आता है रोबोट की पीढ़ियां। अब एक बात याद रखना, चूंकि आप प्री पढ़ रहे हो ना, तो रोबोट की पीढ़ियों से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे रोबोट की पहली पीढ़ी में रोबोट को बिल्कुल मजदूरों के जैसे काम कराया जाता था, कि वो एक जगह से भारी वस्तुओं को उठाते और दूसरी जगह पर उनको सप्लाई कर देते, मतलब रख देते थे, जैसे उठाएंगे और रख देंगे, उठाएंगे रख देंगे, जनरली पैकिंग रोबोट। जो दूसरी पीढ़ी के रोबोट होते हैं उनका उपयोग कैमरे के रूप में करते हैं, जैसे हमारे घरों में लगा CCTV कैमरा, ये एक रोबोट है लेकिन दूसरी पीढ़ी का रोबोट। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी पीढ़ी के रोबोट वे रोबोट हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जैक्टली सोफिया, बहुत बढ़िया। तो यदि रोबोट के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल दिया तो आप जरा जल्दी से बता दें वो कौन सी पीढ़ी होगी, पहली पीढ़ी होगी, दूसरी पीढ़ी होगी कि तीसरी पीढ़ी होगी, आंसर है तीसरी पीढ़ी। तो ये भी एक क्वेश्चन है प्री का, इसको थोड़ा सा याद रखना। और इस आधार पर सोफिया बना, इस आधार पर रश्मि बनी, तो ये चीज अपन अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ, ध्यान से सुनना, ये आपके प्री का क्वेश्चन है और आप इस सवाल का जवाब पहले दे चुके हैं। जरा जल्दी से मुझे बताइए, आइजैक असिमोव ने कौन सा शब्द दिया था, रोबोटिक्स। एग्जैक्टली। यदि किसी के मन में आ रहा हो कि रोबोटा, तो याद रखना ये तो कहाँ की भाषा है, स्लैब भाषा। रोबोट शब्द किसने दिया था, 2 भाइयों ने दिया था, उसमें से कारेल कैपेक जोसेफ, वास्तविक जोसेफ है। लेकिन मैं पूछूं कि रोबोटिक्स शब्द किसने दिया, तो आपको बोलना है जिसने रोबोटिक्स के 3 नियम दिए थे, नाम क्या है उसका, आइजैक असिमोव। और आइजैक असिमोव जो है, ये व्यक्ति ने रोबोट के 3 नियम इस किताब में दिए थे।
अब आपको एक किताब और याद रखना पड़ेगी, मतलब रन अराउंड किताब के अलावा आपको एक और किताब याद रखना पड़ेगी जिसका नाम है आई रोबोट। चलो जल्दी से बताओ भैया, आई रोबोट किताब किसने लिखी? आंसर है आइजैक असिमोव ने, याद रहेगा। और इसी किताब में उन्होंने रोबोट से संबंधित 3 नियम दिए हैं। अब ये 3 नियम का मतलब क्या, केवल सुन लो, कभी आएंगे नहीं। यदि आप कोई भी रोबोट बनाते हैं तो वो रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आप रोबोट को जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे रोबोट उस इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा। और तीसरी चीज कि अपने आप को बचाते हुए मतलब अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए रोबोट काम करेगा। यदि आप रोबोट को यदि आप क्षति पहुंचा भी रहे हो तो रोबोट भागेगा, दौड़ेगा, मतलब किसी भी तरीके से रोबोट अपनी रक्षा करेगा लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये 3 नियम अभी आपको नहीं पढ़ने, लेकिन याद रखना मेंस में ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो अभी अपन प्री के लहजे से मात्र इतना ही पढ़ेंगे बस, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रोबोटिक्स से संबंधित जो 3 नियम हैं वो किस व्यक्ति ने दिए थे, जल्दी से बता दो मेरे को। आइजैक असिमोव ने दिया था। आइजैक असिमोव। किस किताब में दिए थे भैया जी, जल्दी से ये भी बता दो। रन अराउंड। ठीक है, अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जल्दी से बता दो। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? बेंगलुरु में है कि हैदराबाद? बेंगलुरु। बेंगलुरु। लेकिन बेंगलुरु हो तो फिर किस में जाओगे? हैदराबाद। हैदराबाद। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ कुछ चीजों के नाम दिख रहे हैं जिसमें मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। ये आपको डीआरडीओ दिख रहा है? डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये साइंस एंड टेक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? डीएस कोठारी ने करी थी। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा तो आराम से बताऊंगा। अच्छा एक बात याद रखना, घबराना मत, बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आराम से चीजों के जवाब दोगे, पेपर में भी चीजें मिलेंगी। बस पढ़ाते जो चल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते चलना और अपने स्तर पर रिकॉल करते चलना। किसी में कोई डाउट हो तत्काल पूछ लेना, ठीक है? ऐसा तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डीएस कोठारी से बोला था कि देश की रक्षा के लिए कोई संगठन बनाओ भाई, तो तब से डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईआईटी खड़गपुर जो है उसने एक रोबोट बनाया था जिसे कहते हैं भीम ड्रोन। आप लोग देखते होंगे आकाश में उड़ता रहता है। जैसे इंदौर में जब लॉकडाउन के दौरान लोग घर से निकलते थे तो सरकार क्या करती थी, ड्रोन के थ्रू निगरानी रखती थी। तो उसी तरह का ये ड्रोन जो है भीम ड्रोन, इसको बनाया था आईआईटी खड़गपुर ने। यदि आप किसी समस्या में हैं और यदि आपको बात करनी है और सामने एक ऐसा रोबोट है जो आपसे बात करे, उसको कहते हैं चैट रोबोट। तो चैट रोबोट जो है डीआरडीओ और सीआईआर, मतलब वही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को बढ़ाने वाली संस्था है, उसने बनाया था ये चैट रोबोट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए प्री के कि भैया भीम ड्रोन किसने बनाया था, जो एक प्रकार का रोबोट है, आईआईटी खड़गपुर ने बनाया था। और चैट रोबोट किसने बनाया था, तो डीआरडीओ और कायरो ने बनाया था। इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखना। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो इस पेज पे लिखी है वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी लड़ाकू विमान हिंदुस्तान खरीदता है या जितने भी लड़ाकू विमान हिंदुस्तान पहले तो बनाएगा, तो जितने भी लड़ाकू विमान बनते हैं, जैसे आपने तेजस का नाम सुना होगा और भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम सुना होगा, तो ये यहाँ बनते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर बनते हैं। तो ये जो गरुड़ है, याद रखना, ये एक प्रकार का रोबोट है। जनरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो क्या बनाती है भैया जी, वो बनाती है फाइटर प्लेन या फाइटर जेट, लेकिन उसने गरुड़ रोबोट बनाया है। इसलिए प्री का क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से हाल में कौन सा रोबोट बनाया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बस 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ कायरो ने चैट रोबोट बनाया, आईआईटी खड़गपुर ने भीम ड्रोन बनाया, और HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गरुड़ रोबोट बनाया था। बस ये चीज। अब आते हैं आगे की तरफ। रोबोट के कार्य से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि रोबोट के कार्य मेंस में पूछे जाएंगे। ये मेंस में भी टॉपिक है, जैसा आपको पता होगा। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन प्री में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इसमें एक भी चीज नहीं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो चीज आएगी मैं आपको वो चीज जरूर बता रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो
उत्तराखंड में आए दिन बाढ़ आती रहती है, जमीन धंसती रहती है। कई बार यदि सेना के जो अफसर होते हैं उनको ऐसी जगह पर जाना है जहां पर बर्फ है, बहुत सारी झाड़ियां हैं और इतनी सकरी और घनी झाड़ियां हैं या इतनी चिकनी सरफेस है कि लोग जा ही नहीं पा रहे सेना के जवान, तो वहां पर इस तरह के रोबोट को यूज किया जाता है। ये चीज इसको कहते हैं डॉग रोबोट, जो कुत्ते के जैसा दिखता है। और ये जो रोबोट है इसको बनाया था बोस्टन डायनामिक रोबोटिक डॉग, जो यूएसए में एक संस्था है। इसने दरअसल में इस तरह के रोबोट का उपयोग करना शुरू किया था कि यदि विपरीत परिस्थितियों में कोई व्यक्ति ना जा सके तो वहां पर इस तरह के रोबोट से चीजों को पहुंचाया जा सकता है और मदद ली जा सकती है। ये जो आप चित्र में आप देखोगे ये है दरअसल में। तो किसने बनाया था? बोस्टन डायनामिक रोबोटिक डॉग, याद रखना ये यूएसए ने बनाया था। और इसी से इंस्पायर होकर डीआरडीओ ने बनाया था दक्ष रोबोट। प्लीज अल्लाह ना करें, कौन है? इसी से इंस्पायर होकर, याद रखना ये बोस्टन डायनामिक रोबोटिक डॉग से इंस्पायर होकर दक्ष रोबोट बनाया था। तो जो आप देख रहे हैं ये दक्ष, ये दरअसल में एक रोबोट है, इसका नाम है दक्ष, ये डीआरडीओ ने बनाया था। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि डीआरडीओ ने कौन सा रोबोट बनाया था, तो आंसर है दक्ष। याद रहेगा ये चीज, इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये कुछ भी हमको नहीं पढ़ने हैं, ये सब मेंस की चीजें हैं, आने वाली चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जैसे कभी आपका यदि कभी एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करे कि ऐसा दिन आए, लेकिन कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए और कई बार डॉक्टर अवेलेबल ना हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस तरह की मशीनें जो होती हैं, इस तरह की मशीनें जो होती हैं, ये डॉक्टर का काम पूरा करती हैं। इनको कहते हैं सर्जरी रोबोट। तो जनरली सर्जरी रोबोट अभी हिंदुस्तान में नहीं आए हैं। उसी की बात ये है कि हिंदुस्तान में इनका भी उपयोग नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है, पर एक ही काम कर रहे हैं कि यदि आपको कट जाता है तो उस जगह घाव जो हो जाएगा, तो उस घाव को सिलने के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं सर्जरी रोबोट। बाकी इनका भी हिंदुस्तान में, इनको सर्जरी की परमिशन नहीं मिली। ये आपके हार्ट में दिक्कत है तो ये उसकी सर्जरी कर दें, या आंख में दिक्कत है, मतलब घावों को या घाव में जो टाँके हैं भरने हैं या घाव को सिलना है, तो उसके लिए जिन रोबोट का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, उनको कहते हैं सर्जरी रोबोट। और सर्जरी रोबोट से एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुक में भी दिया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। सन 2011 का वर्ष हिंदुस्तान के इतिहास में, मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, ये एक रोबोटिक सिस्टम जो था, इस रोबोटिक सिस्टम ने, बहुत ध्यान से सुनेगा, इस रोबोटिक सिस्टम ने एक व्यक्ति जिसकी थाइमस ग्रंथि में एक रोग था माइस्थेनिया ग्रेविस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस रोग में बहुत सारे ग्लोब्यूल्स या बहुत सारे फैटी पार्टिकल जमा हो जाते, उनको ये सुगमता से निकाल के अलग कर दिए थे। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा वर्ष रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए था, तो आंसर है 2011 का वर्ष। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपके नोट्स पे दिया, इसलिए इसको मैंने बता दिया। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस तरह के रोबोट को कौन सी संस्था बनाती है, क्या हिंदुस्तान की कोई संस्था बनाती है? नहीं मेरे भाई, अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है इंट्यूसिव सर्जिकल कंपनी द विंची, ये बनाती है सर्जिकल रोबोट जिनसे हम घाव को भरते हैं। और माइस्थेनिया ग्रेविस रोग से निजात दिलाई थी थाइमस ग्रंथि से इस सर्जरी रोबोट ने 2011 में, और ये ऑपरेशन एम्स में सफल हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे। ये सब मेंस की चीजें हैं, आपको ये कुछ भी नहीं पढ़नी है। हाँ, अब यहां से चीजें शुरू हो रही हैं। यदि समुद्र में कोई वस्तु आपकी डूब जाती है, तो समुद्र में यदि कोई वस्तु डूब जाएगी, तो यदि गोताखोर जाते हैं तो आपको भी पता है उनको ऑक्सीजन ले जाना पड़ती है, दूसरी गैसें ले जाना पड़ती है, बहुत सारी चीजें ले जाना पड़ती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर ऊपर आ जाते हैं। तो अब समुद्र में यदि कोई वस्तु आपकी डूब जाती है तो समुद्र में आप रोबोट का यूज कर सकते हैं। तो वे रोबोट जो समुद्र की गहराइयों में जाकर चीजों का पता लगाते हैं, उनको ओशियन रोबोट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र की गहराइयों में जाकर चीजों का पता लगाने वाले रोबोट कौन से? ओशियन रोबोट। तो ये जो दो चित्र देख रहे हो, पहला चित्र ये देख रहे हो और दूसरा चित्र ये देख रहे हो, ये दोनों ओशियन रोबोट हैं। याद रखना, ये दोनों के दोनों रोबोट ओशियन रोबोट हैं। अब दोनों से क्वेश्चन क्या बनते हैं प्री में, ये आपके प्री में क्वेश्चन, इसलिए थोड़ी जल्दी बता रहा हूँ। फ्रांस की एक फ्लाइट है, मतलब फ्रांस का एक एरोप्लेन है जिसका नाम है 447, उसका पूरा नाम है
एयर फ्रांस फ्लाइट 447। क्लियर है? ये दरअसल में ये डूब गया, ये किसी कारण से ये प्लेन क्षतिग्रस्त हो गया और सीधे समुद्र में जा गिरा। अब कारण क्या है, वजह क्या है कि ये क्षतिग्रस्त क्यों हुआ? क्योंकि कई बार जब लोग क्लेम करेंगे तो उनको रियलिटी बताई जानी चाहिए कि भाई इस वजह से डेथ हुई थी, तो कई बार उसका मलबा ढूंढना जरूरी होता है और चीजों का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। और दरअसल में विमानों के अंदर ब्लैक बॉक्स लगा होता है नारंगी रंग का, अगर आप उसको ढूंढ के ले आते हो तो सारी चीज पता चल जाएगी कि फ्यूल खत्म हुआ था, कि क्या दिक्कत हुई थी, कि क्या हुआ था। तो ये जो एयर फ्रांस फ्लाइट 447 है, इसी का पता लगाने के लिए सबसे पहले AUV रोबोट को भेजा गया था फ्रांस सरकार के द्वारा। याद रखना ये एक प्रकार का ओशियन रोबोट था, मतलब यही लेकर आया था ब्लैक बॉक्स को जो नारंगी रंग का था, और फिर उसके बाद चीजें क्लियर हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है AUV रोबोट क्या है, तो आपको कहना है ये स्पेस में काम करने वाला रोबोट नहीं है, ओशियन रोबोट है, समुद्र में काम करने वाला रोबोट है। क्लियर है ये चीज? एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने भी एक समुद्री रोबोट जिसका नाम बहुत आसान है, पापा मऊ, अपन को देखने में तो नॉर्मल लैंग्वेज के जैसे लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पापा मऊ रोबोट। ये जो रोबोट आप देख रहे हो ये पापा मऊ रोबोट है। ये समुद्र में चलता रहता है और जगह जगह पर जहां मछलियों का नंबर ज्यादा है, जहां पर समुद्री केकड़ों का नंबर ज्यादा है, जहां पर शैवालों का नंबर ज्यादा है, ये उस जगह पर जाता है और कितने एरिया में ये चीजें हैं उनका पता लगाता है। तो लगातार धीरे धीरे यदि एरिया का नंबर कम होता जाए, धीरे धीरे यदि मछलियों का नंबर बढ़ता जाए, मतलब कुल मिला के जैव विविधता का मापन करने के लिए अमेरिका ने इसको समुद्र में तैनात कर रखा है, इस ओशियन रोबोट को। याद रखिएगा, पापा मऊ एक ओशियन रोबोट है जो समुद्री जैव विविधता का पता लगाता है कि मछलियों का नंबर घट रहा बढ़ रहा कि नहीं, घोंघों का नंबर घट रहा बढ़ रहा कि नहीं, इस तरह से। तो ये दो कठिन क्वेश्चन थे जो जनरली आप नहीं पढ़ते हो, तो इनको आपको याद रखना होगा। तो याद रखिएगा, AUV रोबोट ओशियन रोबोट है और पापा मऊ भी ओशियन रोबोट है। ठीक है? अच्छा, 1 मिनट हो चुका, 1 मिनट बचा है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको अपन कल कवर कर लेंगे, ये कल आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है? और फिर उसके बाद अपन कंटिन्यूस के क्वेश्चन भी लगवा देंगे और ये बहुत आराम से हो जाएगी। यूनिट 9 आपको सबसे पहले हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, और सबसे अच्छे मार्क्स भी यही यूनिट देगी। तो आप बिल्कुल करंट अफेयर्स का एक सेशन लेके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मिल करंट नहीं से रहा भी है। पढ़ा दूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं करंट को भी कुछ डिस्कस कर दूं। ठीक है, ऐसा। जी चल, अब अपन मिलते हैं कल। इसकी मैं PDF अभी भेज रहा हूँ, जरा इसको एक बार पढ़ लेना और क्वेश्चन इसके लगाना तो नहीं है, बस जो पढ़ लिया बस वही है, बाकी आप अपना दूसरा सब्जेक्ट तैयार करो, आपसे जो भी आएगा बन जाएगा। ठीक है? चलो जी, बाय। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मेरे भाई सब।